इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो पॉलिटी के लेसन 1 है। इसमें हम लोग पहला पार्ट बना लिए थे और हम लोग अब चलेंगे दूसरे पार्ट में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करेंगे गांधी जी के कुछ बातों से कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो गांधी जी ने क्या बोला। इसके बातों से हम आज की लेसन स्टार्ट करेंगे। अब गांधी जी के बारे में जिसके जो भी मान्यता होगी, जो भी मन में बात समझते होंगे, वो अपने मन में ही रखिएगा। अपने खराब हो या बढ़िया बातों को बाहर मत निकालिएगा, ये आपसे निवेदन है, ठीक है। चलिए, बढ़िया बातों को तो निकालिए, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपके मन में अगर नफरत है गांधी जी के बारे में तो मत नफरत को दिखाइएगा, क्योंकि ये क्लासेस जो हैं वो आपके भविष्य के लिए है। और जब भी एग्जामिनेशन में अगर लिखते हैं तो कभी भी नफरत नहीं दिखाना होता है, ठीक है। तो आपकी जायज़ इसलिए नफरत है क्योंकि आप लोग गांधी जी के बारे में पढ़े होंगे या नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नफरत दिखाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनेशन में नफरत दिखाने का मतलब आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगी। गांधी जी क्या बोले उसके बारे में समझते हैं। कह रहे यहाँ पर, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। सोचिए, एक तरफ उनका मन है कि हमारा देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन दूसरे तरफ उनको डर भी सता रही है कि आधी रात को भारत का बंटवारा भी हो जाएगा। इसीलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गम का भी होगा। ये कब बोले थे? तो 14 अगस्त 1947 को, और उनका जवाब कलकत्ता में ये बात को बोले थे। तो बात समझिए कितना यहाँ पर रोष की बात है कि एक तो वहाँ पर खुशी जाहिर करने का चीज़ आ रही थी क्योंकि भारत आज़ाद हो रहा था, और दूसरी तरफ इस गम की बात में सोच रहे थे कि हमारे से एक देश टूट रहा है, कोई लोग बिखर रहे हैं, और उस देश का नाम पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान है। पश्चिमी पाकिस्तान को जो आज हम लोग पाकिस्तान कहते हैं वो आपका पश्चिमी पाकिस्तान है, और जो इधर वाला जो बना है उसको हम लोग कहते हैं बांग्लादेश। वो हम 1971 के बाद कहते हैं, लेकिन जब बात आई कब? 1947 में, तो उस वक्त हम उसे पाकिस्तान के नाम से ही जानेंगे। जब भारत आज़ाद हुई थी तो हमें 3 चुनौतियां आई थी। पहले बात तो हम जानते थे कि 2 चीज़ सरकार जब बनी तो उसने सरकार ने बोला, 2 चीज़ मन में बनाया कि पहली बात कि लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, और दूसरी बात उसने ये बनाया कि जो भी सरकार बनेगी वो सब देश के जनता के भलाई के बारे में सोचेगी। ये बात सरकार, ये जब आज़ाद हुई थी भारत, संविधान बना था तो उसमें ये चीज़ बोला गया, ठीक है। लेकिन अब जब संविधान बन रही है, देश आज़ाद हो चुकी है, तो देश के जनता को हमें क्या क्या देना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें क्या क्या चुनौतियां आएगा। अब हमारे पास 3 चुनौती आकर के निकलती है। अब वो देखते हैं 3 चुनौतियां क्या क्या हैं। कहता है मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 चुनौतियां थी। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी। पहली और तत्कालीन चुनौती जो उस समय की बात थी, उस समय की बात, एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। जैसे कि उनका ये पहले समस्या आई कि जितने भी देश में देसी रियासतें हैं, जो भी हम लोग कहेंगे 565 देसी रियासतें थी, पहले इसको एकजुट किया जाए, एक सूत्र में बांधा जाए, एकता में लाया जाए। साथ ही साथ इस गुण ये भी थी कि जितने भी विविधता थी, विविधता कैसे थी, तो हमारे देश में बहुत सारे तरह के भाषा बोले जाते हैं, वेशभूषा सबका अलग है, जाति पाति अलग है, धर्म समुदाय अलग है। तो सबको कहा गया कि एक सूत्र में बांधेंगे, और जितने भी विविधता है सबके लिए उस एकता में, उसी एकता में सभी के लिए जगह हो। ऐसी बात उन्होंने सोच रहे थे भारत के निर्माण करता लोग। ये एक चुनौती थी कि कैसे हम इतने सारे लोग को एकता के सूत्र में हम बांध सकें। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यानी कि भारत का आकार, हम लोग अभी भी जानते हैं कि भारत का जो आकार है वो विश्व में 7वां है। कैसे है? हम लोग थोड़ी सी एक यहाँ पर देख लेते हैं कि 7वां बड़ा राज्य कैसे है भारत। तो देखिए, एक कोड हम लोग आपको बताते हैं। कोड है, रूस को अचीव कर लो आभा, अचीव कर लो आभा। ये हमने कोड बनाया है कि किस तरह से भारत 7वां बड़ा देश है। पहला स्थान पर रूस, दूसरा स्थान पर कनाडा, फिर अमेरिका, चीन, ब्राज़ील।
ऑस्ट्रेलिया, भारत। ये देखिए पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां नंबर पे भारत विशालतम के रूप में है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आठवां पूछेगा तो बताइएगा अर्जेंटीना का, अर्जेंटीना, ध्यान रखिएगा। तो कह रहे भारत का आकार, विविधता, भारत में विविधता भी तो बहुत सारी थी, बहुत तरह के लोग यहाँ पर रहते थे। सबका बताएं ही कि सबका धर्म समुदाय भी बहुत का अलग अलग था, क्योंकि हमारे देश में देखा जाए धर्म में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, इस तरह से बहुत सारे धर्म के लोग रहते थे। उस धर्म में हमारे विविधता भी तो अलग हो जाएगी। तो यही कहता है कि भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। ठीक है, महादेश के बराबर था, क्योंकि हमारे देश, हमारे विश्व में 7 महादेश पड़ते हैं। कौन कौन? सबसे पहले अपना से चलते हैं, एशिया, इधर अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और इधर में ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से हम जब देख रहे हैं तो हमारे पास 7 महादेश पड़ रहा है, और 7 महादेश में पता चलता है कि उस महादेश से कम नहीं हमारा भारत था। यहाँ अलग अलग बोली जाने यहाँ पर अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। हमने बोला था कि यहाँ पर विविधता इसलिए है क्योंकि लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग समुदाय के हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, तो सबके यहाँ पर अलग अलग धर्म थे, अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। मतलब अनुयायी का मतलब हो गया कि धर्म को मानने वाले। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतने विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। सोचिए क्या दिमाग सब लोग सोच रहे थे कि इतना विविधता जो भरा हुआ देश है सो वहाँ पर नहीं रह सकता था। लेकिन जब नहीं रह सकता था, ये बात को उन्होंने मतलब वहाँ पर बोली जा रही थी कि कोई भी इतना देश नहीं रह सकता था। लेकिन जब देखा गया बाद में, ठीक है, जब देखा गया कि संविधान भी भारत का इस तरीके से बनाया गया कि कोई चाह करके भी राज्य अलग नहीं हो सकते, वो क्या रहेंगे, देश ही रहेंगे। चाह सकते हैं तो दूसरा राज्य को देश में मिला सकते हैं, लेकिन भारत देश से कोई भी अलग नहीं हो सकता है। ये ऐसा नियम ही बना दिया गया। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि लोग का इतना मानना था कि इतना भरा विविधता भरा वाला देश कभी एकजुट बहुत समय तक नहीं रहेगा। लेकिन संविधान को इतना ही ना स्ट्रांग बनाया गया कि कोई भी चाह करके भी कितना भी विविधता हो जाए, देश से अलग वो नहीं हो सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई या आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी। ठीक है, सच साबित कब हुई थी? जब ये भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तब। लेकिन उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान जब अलग हुई, उस समय हमारा संविधान बन रहा था। लेकिन अगर वो संविधान बन गया होता तब चाह करके पाकिस्तान अलग नहीं हो सकता। जैसे कि जम्मू कश्मीर बहुत कहता था कि हम अलग देश होना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही संविधान बन चुका था तो कहा उस संविधान पढ़ लिया होता तो डायरेक्टली अनुच्छेद नंबर 2 में कहा है कि विदेशी चीज़ों को आप भारत में मिला सकते हो, लेकिन ये कही नहीं गई थी कि देश से हटा करके विदेश में भेज सकते हैं, ऐसी बात नहीं थी। तीसरा अनुच्छेद में ये बोला गया था कि अगर कोई विदेश की चीज़ों को भारत में मिला लिए हैं तो उसको तोड़ ताड़ दीजिए, या अपने देश के जो सीमाएं हैं उसमें भी देश की जो देश के अंदर जो राज्य हैं उनके सीमाओं में आप परिवर्तन कर सकते हैं, आप उसके नाम में चेंजिंग ला सकते हैं। तो बताइए भारत सरकार ने इतना ना कर दिया कब 5 अगस्त 2019 को कह दिया कि देखिए आप जो देश कहते थे कि डिमांड देश हमको बना दो, लो तुम्हें हम राज भी नहीं छोड़ेंगे, अब उसे यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो इस तरह से हम अपने देश के अंदर राज के सीमाएं, राज के नया राज बनाना ये सब कर सकते हैं, लेकिन देश के बाउंड्री से बाहर हम कभी भी अपने कोई भी ज़मीन को दे नहीं सकते हैं। ये बात हमारा संविधान में कह दिया। तो सोचो कि अगर संविधान बन गया होता और तब पाकिस्तान सोचता कि हम अलग हो जाएं तो पॉसिबल उसके लिए नहीं होता। कहता भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? पहला सवाल ये था कि क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा?
अगर एक रहेगा इसका मतलब है कि भारत क्या करेगा कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो पूरा राष्ट्र को एकता की बात पर आगे जोर देगा कि नहीं कुछ भी हो एकता रखेंगे, हम सबकी बात मानेंगे, ऐसे कहेगा क्या? और बाकी उद्देश्यों के तिलांजलि दे देगा, मतलब कि छोड़ देगा क्या? ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? ये सब मन में क्या हो रही थी? सवालें उत्पन्न हो रही थी। क्या क्या हो रही थी? फिर से एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा था कि क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा कि बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? ठीक है, क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर देगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। ये सब तो कहानी जो चली रही थी, ये सब क्वेश्चन तो मन में उठ रही थी, लेकिन एक सवाल बहुत ज़्यादा था कि कैसे हम भारत के सभी क्षेत्रीयों को अखंडता में बांट सके, यानी कि हम खंडित ना करें, उस सबको एकजुट हम ला सके। ये सबसे बड़ी सवाल सभी के लोगों के मन में उत्पन्न हो रही थी। दूसरी चुनौती हमारा ये था कि लोकतंत्र को कायम करने के लिए आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और गारंटी लेता है मौलिक अधिकार का अनुच्छेद नंबर 32 और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र का अपनाया गया है। इस विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतंत्र ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर ही काफ़ी नहीं होगा जितना हम लोग बना के रखें। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आ जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम लोग तो मान ले कि संविधान के तहत चुनाव वगैरह सब करवा दे, अब पता चलता है कि बूथ लूट लिए जाए, तो ये चीज़ नहीं आए। हमको क्या क्या लाना है कि जो भी लोकतांत्रिक व्यवहार था, बर्ताव था, हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। जैसे अगर हम कहें कि चुनौतियाँ हमारे पास चुनाव को लेकर के, जो हमारा चुनाव आयोग है उसके लिए भी है, बहुत सारे हैं कि हम निष्पक्ष चुनाव कैसे करें, हर जगह सीसीटीवी कैमरा कैसे लगाएं, हम लोग ईवीएम से करवाते उसमें धांधली ना हो जाए। ये बहुत सारे चीज़ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। किसको? चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग स्थापना कब हुई थी? याद रखना, 25 जनवरी को हुई थी। देखते हैं तीसरी चुनौती क्या थी। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिसे समूचे समाज का भला होता हो, ना कि कुछ एक तबकों का। जैसे हम ऐसा हम करेंगे समाज का भला जिससे कि सभी लोगों को भला हो, गरीब से गरीब, अमीर से हर एक आदमी को भला हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि अमीर इसको फ़ायदा ले ले और गरीब इसके पीछे दबते जाए। ऐसे काम नहीं करने थे। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों को तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए। ठीक है, कि जिसका अगर बहुत ज़्यादा संख्या है वो तो दबदबा बना लेगा। तो ऐसे कहा गया कि जो भी नीचे तबके का है, जो भी कम है, माइनॉरिटी में है, उसको विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्षणों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए था। ये लोक कल्याण जो बताई गई है अनुच्छेद नंबर 38 में। ठीक है, लोक कल्याण की बात कही गई है कि उसमें कहा गया कि इस राज्य के नीति निर्देशकता जो भाग हमारा कितना आता है, 4 आता है, इसमें बताई गई लोक कल्याण के बारे में और उनके लक्ष्य को स्पष्ट रूप से कर दिया गया था कि ये राजनीतिक में जितने भी लोग आएंगे, नेता बनेंगे, वो जरूर उनके लोक कल्याण के लिए काम करेंगे। अब लोक कल्याण के लिए काम क्या है? तो हमारे लिए जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो भी चीज़ हमें आता है वो सब सरकार हमें प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाए? लोक मतलब जनता का कल्याण हो जाएगा। अब असली चुनौती थी आर्थिक विकास, यानी कि पैसा।
और गरीबी को खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। अब हम आखिरी जो असली चुनौती क्या थी कि कैसे हम यहाँ पे इकोनॉमिकली हम सबको क्या करें, स्ट्रॉन्ग कर दे, और गरीबी जो है, जो भी गरीबी हमारे देश में है उसको कैसे हम ख़त्म करें, इसके लिए नीतियाँ भी तैयार करनी थी। इसीलिए आरक्षण लाई गई थी, कही गई थी वहाँ पर कि आपको 10 साल के लिए आरक्षण रखना, सरकार का ये कर्तव्य होगा कि 10 साल में सभी को एक साथ में लेकर के आ जाए। लेकिन आज तक आरक्षण खत्म नहीं हुआ है और न होगी। कहते हैं आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया। ये जो चुनौती, हमारे जो 3 चुनौतियां देखने को मिला, इन चुनौतियों के आगे हिंदुस्तान ने क्या रुख अपनाया, कैसे पता चलेगा। तो संविधान में तय किए गए, पहले बताइए चुनौतियां कौन कौन थी। सबसे पहले था कि एकजुट लाए, एकता बनाए। दूसरा चुनौती क्या थी बताइए। पहला चुनौती तो आपको बता दिए कि एकजुट लाए। दूसरा चुनौती क्या थी बताइए। दूसरा चुनौती क्या थी, किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट करें जो भी हमको अच्छा करना था, जो भी हमको देश के लोगों को हमको बढ़ावा देना था, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना था। लोकतंत्र को कैसे हम यहाँ पर जिंदा रख पाएँ, ये दूसरी चुनौती थी। तीसरा चुनौती क्या थी, तो हम किस प्रकार से लोक कल्याण की बात करेंगे, लोक कल्याण हम करेंगे, कैसे हम आर्थिक स्थिति से लोग को मजबूत करेंगे। ये सब उसकी तीसरी चुनौतियां थी। अभी चुनौती तो हमारे पास आ गया, इसके लिए भारत के सरकार ने क्या किया। अब देखिए, संविधान में तय किए गए कि विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली, इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है, ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने की काबिल हो सकेंगे। आप जब इस बुक पढ़ेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि कितना हम मतलब कि किस प्रकार से हम काम करें, जिससे कि जितने भी चुनौतियां हैं हम उसको आराम से निपट सकें। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम यह जानने का कोशिश करेंगे कि ऊपर 3 चुनौतियों का जिक्र किया गया है, उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया। ठीक है, अब तो खैर चुनौतियां ये सब बहुत हद तक कम गई हैं, क्योंकि चुनौतियां अब दूसरी चुनौतियां आ चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम तीसरे चैप्टर तक देखेंगे कि जो चुनौती जो है हमारे पास, हम उसको किस प्रकार से वहन करते हैं, किस प्रकार से हम उसको लेकर के चले हैं, इसके बारे में हम आगे आने वाले अध्यायों में सीखेंगे। एक लड़की की बात क्या है उसको समझते हैं, पहले सुन लेते हैं। कहता है, मेरे मन में हमेशा यह इच्छा रही कि एक टाइम मशीन मिल जाए कि हम आगे भी चल जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं, तो मैं थोड़ा पीछे लौटूं और 15 अगस्त 1947 के जश्न में शिरकत करूं, मतलब जश्न में हम शामिल हो जाऊं। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। क्या रहा है कि हम तो वहाँ पर शिरकत करना चाहते हैं, लेकिन पता चलता है कि देश हमारा क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा, तो यही कह रहा है कि यहाँ पर नज़र ही कुछ अलग आ रहा था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। कहता आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। किस प्रकार से हम राष्ट्र को निर्माण करें, इसे पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा भी की जाएगी जिन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा कि हमारे देश में एकता बने, और क्यों उभरा कि हमारे देश में सुरक्षा जरूर हो। इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह से साझे इतिहास तथा साझी नियति के फलक पर गढ़ा। अगले 2 अध्यायों में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों पर विचार करेंगे। ये सब बातें इसमें कही गई हैं, यानी कि 1, 2, 3 अध्याय के बारे में आपको यहाँ से बताई गई। पहले में बस इतना ही देखेंगे कि हम जो पहला चुनौती जो है ना कि एकता और सुरक्षा के सवाल कैसे हम निपटेंगे, इसके बारे में हम पहला लेसन में देखेंगे। यहाँ पर प्रदर्शित आपके 3 डाक टिकट हैं। देखिए, यहाँ प्रदर्शित 3 डाक टिकटों को प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के अवसर पर जारी किया गया था। इन टिकटों पर छपे चित्र
से आपको नए गणतंत्र के सामने खड़ी किन किन चुनौतियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको 1950 में इन डाक टिकटों का डिज़ाइन तैयार करने के लिए कहा जाता तो आप इन टिकटों पर किस तरह का चित्र उकेरते, मतलब किस प्रकार का चित्र आप यहाँ पर रखते। ये आपसे क्वेश्चन कही गई है। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि भारत की स्वतंत्रता गांधी जी से रिलेटेड है। ये आपको समझ में आ रहा है किसान से रिलेटेड है, और ये आपका भारत के कल्चर से रिलेटेड है, आज़ादी से रिलेटेड है। तो इस तरह से यहाँ पर दिखाई गई हैं जो भारत के डाक टिकट को शुरुआती दौर में मिला था। चलिए अब हम यहाँ से किन्हीं की बात है, अब उनकी बात को थोड़ा सा देखेंगे। सुब ए आज़ादी फैज़ अहमद फैज़, इनका क्या कहना था। कहता ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं, कि जिसकी आरजू लेकर चले थे यार की मिल जाएगी कहीं न कहीं, फलक के दोस्त दस्त में तारों की आखिरी मंजिल कहीं तो होगा, सब ये सुस्त मौज का साहिल कहीं तो जाके रुकेगा, सफीन ए गम ये दिल। ये बात इतना ज़्यादा ये गहरा बात बोले, ठीक है। कौन थे ये? फैज़ अहमद फैज़। इनका कहाँ, ये कौन थे? तो इनका जन्म हुआ था 1911 में और ये जीवित रहे 1984 तक। ये सियालकोट में जन्म लिए, विभाजन के बाद पाकिस्तान में ही रहे। जो सियालकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। वामपंथी रुझान के कारण उनका पाकिस्तानी शासन तंत्र से हमेशा टकराव बना रहा। लंबा समय तक कारावास में गुजरा इनका नक्शे फरियादी, दस्त ए सबा तथा जिंदा नामा उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। 20वीं शताब्दी के दक्षिण एशियाई कवियों में फैज़ बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों ये हमारे एनसीईआरटी में इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात ये समझिए, ये सब अनडिवाइडेड इंडिया का, यानी कि अविभाजित भारत का, यानी भारत के आज़ादी में इनका योगदान रहा है। उसी प्रकार से मोहम्मद जिन्ना ने भी कुछ कहा था। इन्होंने अपने भाषण में कुछ बोले, लेकिन मोहम्मद जिन्ना के भाषण के जस्ट विपरीत पाकिस्तान में होता हुआ दिख रहा है और दिखेगा भी। हमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलता को दूर करने की भावना से काम करनी चाहिए। चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी के जो भी जटिलताएं हैं, जो भी टेंशन है, सबको दूर करने चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों को तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान पठान, पंजाबी, सिया और सुन्नी आदि में बटे हैं, तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में बटे हैं। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं। आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं। आप अपनी मस्जिद में जाने या किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए भी आज़ाद हैं। आपके धर्म, आपकी जाति या विश्वास से राज को कुछ लेना देना नहीं है। ये कब कहे थे? 11 अगस्त 1947 को कराची में कहे थे, पाकिस्तान के संविधान सभा में अध्यक्षीय भाषण देते हुए। कौन है ये? मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन ये जब ये बात यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़िए कि आप अपनी मस्जिद में जाने के या किसी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। दूसरी बात क्या बोले कि पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं। क्या हिंदुओं को वहाँ पर मंदिर में जाने दिया जा रहा है? क्या वहाँ पर मंदिर सेफ है? क्या हिंदू सेफ है? नहीं। वहाँ के तो जॉब भी छीन ली गई है। वहाँ पर जॉब में जाने के लिए कोई भी हिंदू को जॉब में जाना अलाउड नहीं है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम है। यानी मोहम्मद जिन्ना का जो सपना था, जस्ट इसके सपने के अभी पाकिस्तान में उल्टा दिखाया जा रहा है। अब समझ सकते हैं यहाँ से कि देश, यानी हमारे देश में कितने लोग सुरक्षित हैं और कितना पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, ये खुद आप लोग को पता चल गया होगा कि पहले क्या बोल करके आज़ादी दिया गई, क्यों क्या बोल करके उसको अलग किया गया, आवाज़ उसके जस्ट अपोजिट किया जा रहा है। आपको ये जो छपा हुआ है पेपर में, इसी का कुछ यहाँ पर कटिंग है। अब ये देखिए, एक है वारिस शाह से, कहता आज वारिस शाह से कहती है अपने कब्र में से बोलो और इश्क किताब का कोई नया वर्क खोलो।
आज बारिश साह से कहती है अपनी कब्र में से बोलो, और इश्क की किताब का नया वक्र वर्क वर्क खोलो। वर्क मतलब काम। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने उसकी लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही है, बारिश साह तुमसे कह रही है। ये दर्दमंदों की दोस्त पंजाबी की हालात देखो, चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भर गया है। चनाब यहाँ पर चिनाब नदी की बात कही जा रही है। किसी ने पांचों दरियाओं में जहर मिला दिया है, और यहाँ पानी धरती को सिंचने लगा है। दरियाओं मतलब कि हो जाए पानी, और 5 नदी जो बहती है वो पंजाब से। इस जरखेज धरती से जहर फूट निकला है, देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुँची, और कहर कहाँ तक आ पहुँचा। फिर जहरीली हवा वन जंगलों में चलने लगी, उसने हर वास की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी। ये लिखी हुई कविताएं किनकी है? अमृता प्रीतम। चुनी हुई कविताएं हैं जो 1991 चौथा संस्करण में इन्होंने लिखा। अमृता प्रीतम का जन्म 1919 में हुआ था, और ये जिंदा रहे 2005 में। पंजाबी भाषा की एक प्रमुख कवित्री और कथाकार, साहित्य, ठीक है, उपलब्धियां के लिए इनके साहित्य अकादमी, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विभाजन के बाद दिल्ली में निवास हुआ, और जीवन के अंतिम समय तक पंजाबी की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन भी करती रही हैं। कौन है ये? नाम है अमृता प्रीतम। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला? भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वे चाहे तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है, और इस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना उकसा दे, या वहाँ गैर मुस्लिमों को अपमान और भय चाहे जितने भी घुट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन नागरिकों के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो यह एक नासुर बन जाएगा, जो पूरी राज्य व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद उसको तबाह कर देगा। यानी सभी को यहाँ पर शालीनता के साथ रहने की बात यहाँ पर कही जा रही है। जवाहरलाल नेहरू जो मुख्यमंत्रियों को एक पत्र में 15 अक्टूबर 1947 को लिखे थे। मुख्यमंत्रियों को पत्र में लिख करके इन्होंने ये चीज़ दिया थे। ये सभी लोग जितने भी हमारे देश के जो राजनेता थे, उस सब चाहते थे कि हमारा देश और पड़ोसी देश सब बढ़िया रहे। पहले तो चाहते थे कि देश हमारा बटे नहीं, अगर बटे तो बढ़िया से रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत दुख होती है अगर वो सोचिए कि उन सब राजनेताओं के आत्मा को सुकून तो नहीं मिलता होगा ये सब देख करके। खैर, अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास किस प्रकार से हुई, तो हम इसके आगे अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।